आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ गोलीकांड से जुड़ी हुई। बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे की पत्नी अंकिता ने खुदकुशी की कोशिश के बाद कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अंकिता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए वीडियो में दावा किया कि उसने बीजेपी सांसद के घर के बाहर खुदकुशी की कोशिश की, जिसके बाद अंकिता को फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है। खुदकुशी की कोशिश से पहले अंकिता ने जो वीडियो जारी किया उसमें बीजेपी सांसद के परिवार पर कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने आयुष पर धोखा देने का आरोप लगाया, जबकि लखनऊ पुलिस ने कल आयुष से 1 घंटे तक पूछताछ की थी। सांसद कौशल किशोर के बेटे की पत्नी अंकिता की खुदकुशी की कोशिश के बाद उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अंकिता की हालत खतरे से बाहर है। अंकिता ने दावा किया कि उसने बीजेपी सांसद के घर के बाहर कलाई की नस काट ली थी। इससे पहले अंकिता ने सोशल मीडिया पर वीडियो भी पोस्ट किए थे और बीजेपी सांसद के परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने आयुष पर धोखा देने का आरोप लगाया और उन्होंने यह भी दावा किया कि पुलिस ने आयुष से मिलने नहीं दिया, जबकि वो थाने में मिलने के लिए गई थी जब कल आयुष पुलिस के सामने पेश हुआ था। कौशल किशोर की बहू और आयुष की पत्नी अंकिता ने अपनी जान देने की कोशिश की है। हालांकि इस पूरे हाई प्रोफाइल मामले को लेकर अब तक बहुत सारी परतें खुल चुकी हैं। आयुष ने खुद को सरेंडर भी कर दिया जाकर के, लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये आई कि आयुष की पत्नी अंकिता ने अपनी खुद की जान देने की कोशिश की है। इस वक्त देख सकते हैं आप कि मैं सिविल हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर अंकिता बहुत ही गंभीर अवस्था में यहाँ पर लेटी हुई हैं। लेकिन मैं इनसे खुद बात करके जानना चाहूँगी कि आखिर ये हालात, ये नौबत क्यों बनी कि आपको ऐसा कदम उठाना पड़ा। मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं की जा रही। मैं पुलिस ऑफिसर्स के पास वो लोग बात करने से मना कर रहे हैं। मैं किसी भी अधिकारी के पास जा रही हूँ, कोई बातचीत नहीं कर रहा है। क्या करूँ, कोई सुन नहीं रहा है। मैं सही होते हुए भी गलत ठहराई जा रही हूँ। कोई गलती नहीं की थी, अपनी मर्जी की थोड़ी सी चीज़ें कर ली थी, उसके लिए मुझे यही सज़ा भुगतनी पड़ रही है। कोई साथ है जिससे शादी करी वो तक साथ छोड़ के चला गया। जाऊँ तो गाँव कोई सुनता नहीं। उसके घर में मुझे पहचानने से तक इनकार करे कि मैं कौन हूँ, कौन अंकिता, कौन आयुष। उल्टा मुझ पर आरोप लगा रहा है कि तुमने आयुष को कहीं छुपा के रखा है, जबकि मेरी कोई बात वो घर में ही अपनी छुपाया। उसके बावजूद मुझ पर आरोप लगा रहे हो तुम छुपा के रखी हो। लेकिन आयुष ने तो थाने में सरेंडर कर दिया है ना। हाँ, तो मुझसे बात तक करे ना, बात तो करे, बात तक नहीं कर रहे वो। इस बीच क्या आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की 2-4 दिन? बहुत मैं हर जगह जाके ढूंढी, हर रिश्तेदार के घर जाके ढूंढी, कहीं से मेरी कहीं बातचीत नहीं हो पाई। बस कुछ बचा नहीं है, तब खोने होना पाने मारने के सिवा कुछ बचा नहीं है बस। क्या उनकी फैमिली के लोगों से आपने बात करने की कोशिश की कि आप उनकी पत्नी हैं, आपको घर में वो दर्जा मिलना चाहिए? मुझे ब्लॉक कर दिया गया। उनके पापा को जब मैंने फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया, जब मैंने व्हाट्सएप किया तो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। जी, उसके बाद मैं किससे क्या कहूँ। और इस वक्त हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, अंकिता की खुदकुशी की कोशिश और उस पर अब अंकिता के कई गंभीर आरोप, न सिर्फ सांसद के परिवार आयुष पर भी बल्कि पुलिस पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। कहा कि मैं पुलिस के पास जाती हूँ, पुलिस कोई सुनवाई नहीं करी, अधिकारियों के पास जाती हूँ वो भी नहीं सुन रहे हैं। पुलिस का और प्रशासन का इस पूरे मामले पर क्या कहना है? देखिए गायत्री, बिल्कुल ये जिस तरह पूरा एपिसोड हुआ उसको लेकर लगातार 3 मार्च से ही कहीं न कहीं जो चीजें हैं उसकी पुलिस जांच करने की कोशिश कर रही थी। जब पहले दिन आयुष पर गोली चली थी, लेकिन उसके बाद आयुष चूंकि यहाँ से चला गया, जिसको लेकर अंकिता कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनके परिवार वालों ने नहीं मिलने दिया। अंकिता का सीधे तौर पर आरोप है कि उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। उसके जो ससुर हैं, सांसद हैं कौशल किशोर, उसकी जो सास हैं, जो विधायक हैं, वो सभी लोग उसके खिलाफ हो गए हैं। लिहाजा उसने कल एक वीडियो जारी किया था जो न्यूज 18 के पास सबसे पहले आया था, जिसमें उसने कहा था कि अब मैं अपनी जान दे दूंगी, आत्महत्या कर लूंगी, मेरे पास कुछ बचा नहीं। जिसके बाद उसने अपनी नस काट दी थी सांसद के घर के पास। अब पुलिस उसे सिविल अस्पताल में लाई थी, जहां उसे एडमिट किया गया। उसके मोबाइल को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया, लिहाजा वो किसी से बातचीत भी नहीं कर पा रही। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सांसद कौशल किशोर ने अंकिता के इस पूरे वाकये पर बयान दिया और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो हो रहा है वो पूरा इस समय जो है ड्रामेबाजी हो रहा है और उनके परिवार की छवि खराब करने की कोशिश अंकिता की तरफ से की जा रही है। तो निश्चित तौर पर अब इस पूरे मसले पर चूंकि आयुष सामने नहीं आया और अंकिता ये चाहती है कि आयुष सामने आए, उसके पास आए, वरना वो ठीक है अजीत, लौटेंगे आपके पास। खुदकुशी की कोशिश से पहले अंकिता ने सोशल मीडिया पर 2 वीडियो पोस्ट किए जिसमें वो आत्महत्या की बात कर रही है। इन वीडियो में अंकिता अपने पति आयुष के अलावा सांसद कौशल किशोर, अपनी विधायक सास जयदेवी और आयुष के भाई पर गंभीर आरोप लगा रही है। वीडियो में अंकिता रोते हुए दिख रही है।
आयुष, बहुत इंतज़ार किया था मैंने तुम्हारा, अभी तक सोच रही थी तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम वापस आ जाओगे, ऐसा लगता था। तुम वापस नहीं आए, तुम वापस भी नहीं आओगे, तो मुझे रहना भी नहीं है। अब बहुत हो गया, मैं हार गया, इसमें हार गई, लड़के सबसे हार गई। अब मैं शायद ये इतना ही वक्त मुझे रहना था और मुझे शायद जाना था इस दुनिया से। मुझे पता था कि तुम छोटे हो, पर मैं तब भी तुम्हारे साथ थी। और जिस फैमिली के साथ हो ना, तुम ही तो कहते थे वो तुमसे प्यार नहीं करते, सिर्फ मतलब ही है ना। आज उन्हीं लोग के पास तुम चले गए ना, क्योंकि आज तुमको अपना मतलब नजर आ रहा ना। एक बार बच्चे के बारे में तक नहीं सोचा। कोई फायदा नहीं है, अब बहुत लेट कर दिया, मैं जा रही हूँ। मेरे मरने की वजह तुम हो आयुष, तुम ही हो। तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे पापा, तुम्हारी माँ, तुम्हारे भाई विकास किशोर है, और कोई नहीं है। अंकिता की खुदकुशी की कोशिश को बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने अपराध करार दिया और अंकिता पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। उन्होंने आरोप लगाया कि अंकिता उनके परिवार की छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है। सड़क पे आकर के उसने अपना ड्रामेबाजी शुरू की और आत्महत्या करने की धमकी दी। ये जो कर रही है, ये हमारी और मेरी पत्नी जो विधायक हैं जयदेवी कौशल, उनकी छवि धूमिल करने का काम कर रही है। और कोई भी व्यक्ति अगर सुसाइड करने का वास्तव में प्रयास करता है या कहता है कि हम सुसाइड कर लेंगे, तो ये बात ऑन रिकॉर्ड हो चुकी है और उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। सुसाइड करना भी एक अपराध है, सुसाइड करने का प्रयास करना भी एक अपराध है। जहाँ तक हम लोगों का मामला है, आयुष को पूरी तरीके से बेदखल कर दिया गया था और फिर से एक बेदखली का वो कार्रवाई उसके खिलाफ है। कानून इसमें अपना काम कर रहा है, जो घटना हुई है उस पर भी कानून अपना काम कर रहा है और इसके पीछे कोई ना कोई का हाथ है जो लग करके हमारी और विधायक जी की बदनामी कराने का प्रयास कर रहा है। वरना ये मैटर कोर्ट में चला गया है और पुलिस इस मैटर की जांच कर रही है। उसको कानून पर भरोसा नहीं है, हमें कानून पर भरोसा है। इससे पहले आयुष करीब 12 दिन बाद पुलिस के सामने पेश हुआ और लखनऊ गोलीकांड मामले में अपने बयान दर्ज करवाए। पुलिस की पूछताछ में आयुष ने अपने आप को बेकसूर बताया। उसने आरोप लगाया कि उसके साले आदर्श ने गोली चलाई और अपनी पत्नी अंकिता पर साजिश रचने का आरोप लगाया। 2 मार्च को लखनऊ में हुए गोलीकांड में आयुष जख्मी हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने उसके साले को गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। अजीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजीत, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आयुष क्यों सामने नहीं आ रहा, क्योंकि बेहद गंभीर आरोप अंकिता की तरफ से लगाए गए हैं। यहां तक कि वीडियो में तो उसने यहां तक कहा कि अगर उसकी जान को कुछ होता है, क्योंकि खुदकुशी की कोशिश वो कर चुकी है, तो उसके लिए आयुष जिम्मेदार होगा, उसके परिवार वाले जिम्मेदार होंगे। देखिए, बिल्कुल अंकिता ने कई सारे आरोप लगाए हैं, सांसद पर लगाए हैं, अपनी जो साथ है उनकी जो विधायक उन पर लगाया और आयुष पर लगाया, क्योंकि उसका सीधे तौर पर अंकिता का आरोप है कि वो उसके पति हैं, प्रेम विवाह किया था, साथ रहते थे, साथ रहने का वादा किया था, लेकिन इस घटना के बाद से वो गायब है, उनके परिवार वालों ने गायब कर दिया। तो निश्चित तौर पर अब अगर मेरी सुसाइड करती है, उसकी मौत होती है, तो इसके जिम्मेदार आयुष होंगे। लेकिन फिलहाल पूरे मामले में लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर से मेरी बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हमने मुकदमा लिखा हुआ, हम जांच कर रहे हैं पूरे मामले की। दूसरी तरफ सांसद कौशल किशोर ने सीधे तौर पर कहा कि अंकिता उनके परिवार की छवि खराब कर रही है, उनके खिलाफ साजिश कर रही है और अंकिता के साथ जो कल कई लोग थाने में गए थे वो कौन से लोग थे, पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करे। तो अब आरोप और प्रत्यारोप का ये दौर जो है वो शुरू हो गया। हालांकि अंकिता को सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसकी हालत खतरे के बाहर है, लेकिन आयुष अभी किसी के सामने नहीं आ रहा। हालांकि कल वो थाने पर अपना बयान दर्ज कराने पहुंचा था, जिसके बाद अंकिता वहां पहुंची थी, लेकिन जब आयुष से मुलाकात नहीं हुई, आयुष से नहीं मिल पाई, उसके बाद उसने अपने 2 वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किए थे और सीधे तौर पर यह आरोप लगाया था कि उसके परिवार और आयुष। इसमें पुलिस की भूमिका क्या दिखाई दे रही है, क्योंकि एक आरोप अंकिता की तरफ से ये भी लगाया गया, वीडियो में वो ये भी साफ तौर पर कह रही है कि मैं गई थी थाने मिलने के लिए, लेकिन आयुष आप भी बता रहे कि वहां पहुंचा था,
पुलिस के सामने अपने बयान दर्ज करवाने के लिए, लेकिन उसको पुलिस वालों ने मिलने नहीं दिया और ये कहा कि वो पहुंचा ही नहीं है। देखिए बिल्कुल पुलिस वालों ने उससे नहीं मिलने दिया, उससे कहा गया कि वो आयुष यहाँ नहीं आया, लेकिन जब तक अंकिता पहुंची थी आयुष अपने थाने में अपना बयान दर्ज कराकर वो जा चुका था वापस, और उसने अपना मोबाइल नंबर बंद कर लिया था, जिसकी वजह से अंकिता ना आयुष से मिल पाई और ना ही उससे बात कर पाई। और अंकिता ने सीधे तौर पर इस बात का आरोप भी लगाया कि उसके नंबर को उसके परिवार वालों ने, उसके पति ने ब्लॉक कर दिया है। तो अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, देखना होगा कि पुलिस की अजीत लौट रहे हैं आपके पास। आप जरा आयुष का 9 मार्च का वो बयान सुनवाते हैं आपको, जिसमें उसने अपनी पत्नी अंकिता पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। मैं अपने माँ बाप से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जो मैंने किया उस लड़की के जाल में फंस के, कभी मैंने उनकी बात नहीं मानी अपने माँ बाप की, हमेशा हर चीज़ उनके अगेंस्ट में किया। मैंने जो किया मैं उसको ही, जो भी मैंने किया मैं उसकी सज़ा जो भी मुझे मिले मैं उसको भुगतने के लिए तैयार हूँ। और माता पिता से ये है निवेदन कि वो मुझे माफ़ कर दें, और जो लोग भी इसे वीडियो को देख रहे हैं वो अपने बच्चों को दिखाएं, अपने बच्चों को समझाएं कि ऐसे लड़कियों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें, ताकि जैसे मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई वैसे और किसी मेरे भाई बहन की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। और अब खबर बंगाल विजय के शाह मंत्र से जुड़ी हुई। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही दिन बचे हैं और ऐसे में राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में पूरी तरीके से जुट गए हैं। पश्चिम बंगाल दौरे के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह झारग्राम और बांकुरा में रैली को संबोधित करेंगे। अमित शाह की आज पहली रैली सुबह 11 बजे झारग्राम में होने वाली है, यानी अब से कुछ ही देर बाद। उसके बाद वो बांकुरा में दोपहर 1 बजे रैली को संबोधित करेंगे। उसके बाद अमित शाह शाम को असम जाएंगे, जहां वो गुवाहाटी में टाउन हॉल को करेंगे संबोधित। मिशन बंगाल के लिए अमित शाह की 5 दिनों में 3 रैली है। साफ है कि बीजेपी पूरी ताकत के साथ बंगाल की जमीन पर ममता को चुनौती दे रही है। ममता बनर्जी भी आज पुरुलिया में 2 रैलियों को संबोधित करने वाली हैं। इससे पहले कल ममता ने कोलकाता में 4 किलोमीटर लंबी यात्रा में हिस्सा लिया था। नंदीग्राम में पैर में चोट लगने के बाद वो पहली बार चुनाव प्रचार के लिए सामने आई थी। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। झारग्राम में अब से थोड़ी ही देर में अमित शाह की रैली, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी पुरुलिया में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। लेकिन ये तस्वीर कल की, जब पद यात्रा में शामिल हुई थी ममता बनर्जी। इससे पहले कल पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में अमित शाह ने रोड शो किया और इस रोड शो में बड़ी संख्या में लोग नजर आए। न्यूज 18 से बातचीत में अमित शाह ने दावा किया कि रोड शो में उमड़ा जनसैलाब बदलाव की निशानी है और बीजेपी राज्य में 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। गृह मंत्री अमित शाह खड़गपुर में रोड शो में हम इनसे सवाल करेंगे, क्या परिवर्तन की तस्वीर देख रहे हैं? आपका कैमरा ही दिखा दे, खड़गपुर में देखे हर एक व्यक्ति आज रोड पर है। मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए पूरा बंगाल वोटिंग की तिथि की राह देखकर खड़ा है। एक सवाल ममता बनर्जी पे, चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हमला तो हुआ नहीं, लेकिन बार बार ममता बनर्जी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि उन्हें धक्का दिया गया, हमला हुआ। देखिए, मैं इनकी सेहत जल्दी अच्छी हो और जल्दी प्रचार में लग जाए, ऐसे ही कामना करता हूं। 200 के पार या और भी ऊपर? 200 के पार जाएंगे और एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी जो सीमाओं को सुरक्षित करेगी, यहाँ की गरीब जनता के विकास के लिए मोदी जी की सारी योजनाओं को कार्यान्वित करेगी। इसके साथ साथ टोल मनी और कट मनी का जो यहाँ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो गया है उसको उखाड़ कर फेंक देगी और तुष्टीकरण को भी समाप्त करेगी। बंगाल के चहुमुखी विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। विकास से लेकर के और करप्शन पर कड़ा संदेश गृह मंत्री अमित शाह का। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष दर के साथ आशिका सिंह, न्यूज 18 इंडिया, खड़गपुर। 2 सहयोगी हमारे साथ हैं। अरुण सिंह झारग्राम से, जो अमित शाह का रैली स्थल है, अमित सिंह पुरुलिया, जहां ममता बनर्जी की 2 रैलियां होनी है। अमित, सबसे पहले आपके पास आते हुए, वहां पर कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह, लोगों में, ममता बनर्जी की रैली को लेकर?
देखिए दोपहर 1 बजे यहाँ पर ममता बनर्जी के पहुँचने का समय है और मैं सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा दूँ तो अभी अधिक संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता पहुँचे नहीं है। पूरा ग्राउंड देखिए खाली है। जो लोग यहाँ पर जो कर्मचारी है जो बांस वगैरह लगा रहे हैं, जो सुरक्षा के इंतजाम करते हुए पुलिस के जवान हैं यहाँ पर मौजूद हैं, सीएम सिक्योरिटी के जो जवान हैं वो केवल यहाँ पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ मैं एक और नज़ारा दिखा दूँ, देखिए स्टेज पर भी इस वक्त सुरक्षा के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं। यहीं पर ममता बनर्जी दोपहर 1 बजे बताया जा रहा है कि वह पहुंचेंगी और जो हेलीपैड है, जो हेलीकॉप्टर लैंड होगा ममता बनर्जी का, इसी ग्राउंड में लैंड होगा। वजह यह है कि उनके पैर में चोट आई है और वो व्हील चेयर से इस मंच पर चढ़ेंगे और उसी तरीके से मंच को बनाया भी गया है ताकि ममता बनर्जी को किसी भी तरीके से दिक्कत ना हो। पुरुलिया की अगर बात करें तो 9 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर। फिलहाल 2016 विधानसभा चुनाव में 7 सीटें जो है ममता टीएमसी के कब्जे में थी, यानी ममता बनर्जी के पास थी, उनकी पार्टी के पास थी, और 2 जो है वो कांग्रेस के कब्जे में है। और इस इलाके की बात करूं तो यहाँ से अगर हम 10 किलोमीटर और आगे जाएं तो यहाँ से झारखंड शुरू हो जाता है। तो जाहिर तौर पे तो 1 बजे यहाँ पर रैली होनी है जहाँ पर अमित मौजूद है। ममता बनर्जी यहाँ पर रैली को संबोधित करेंगी और झारग्राम में अमित शाह की रैली अब से थोड़ी देर बाद। अरुण जरा वहां की तस्वीरें दिखाई, कितनी देर में रैली शुरू हो सकती है? क्या अमित शाह पहुंचे वहां पर? देखिए गायत्री, अभी अमित शाह के पहुंचने में समय है। उसके पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। झारग्राम का ये रैली स्थल है। यहाँ पर संगीत के जरिए यहाँ के इलाके के लोगों को का मनोरंजन करने की कोशिश की जा रही है। एक बड़ा सा मंच बना हुआ है जिसपे अमित शाह को आना है और आप देखिए वहाँ पर 4 लोगों का फोटोग्राफ लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, जेपी नड्डा और दिलीप घोष। तो तैयारियाँ अंतिम चरण में हैं, पूरी तैयारी कर ली गई। और एक रथ आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए एक रथ है, ये बिरसा मुंडा सम्मान रथ है। इस बिरसा मुंडा सम्मान यात्रा की शुरुआत आज से होने वाली है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। जरा एक बार तस्वीरें पूरे रैली स्थल की दिखा दीजिए जयपाल रावत जी। ये तस्वीरें देखिए, कुर्सियां सज चुकी हैं, झंडे बैनर लग चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के। अब अमित शाह के आने का इंतजार है। यहाँ से थोड़ी दूर पर, रैली स्थल से थोड़ी दूर पर ही उनका हेलीपैड बनाया गया है जहाँ पर वो कुछ देर बाद लैंड करेंगे और उसके बाद इस रैली स्थल में आएंगे। जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा था वो ये कि ये पूरा इलाका आदिवासियों का इलाका है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इस पूरे इलाके में कई जगह कई लोकसभा सीटें जीती हैं, परचम लहराया है और वही विधानसभा चुनाव में भी दोहराने की कोशिश है। इसलिए अमित शाह लगातार इस इलाके पर फोकस किए हैं। बिरसा मुंडा की जहां तक बात है, आदिवासियों का भगवान उनको कहा जाता है और उनके नाम से सम्मान यात्रा रथ के जरिए आयोजित कराना ये दिखाता है कि बीजेपी बिरसा मुंडा की विरासत पर भी अब यहाँ पर दावा ठोक रही है। ठीक है, हम लौटेंगे आपके पास और भी ज्यादा जानकारी आपसे लेंगे। तो बिरसा मुंडा सम्मान यात्रा, यहाँ से अमित शाह हरी झंडी दिखाएंगे, यात्रा की शुरुआत करेंगे झारग्राम, जहां आपसे थोड़ी देर बाद अमित शाह की रैली होगी। 11 बजे का वक्त रखा गया था, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और वहां पर तमाम जो लोग हैं बेहद उत्साहित है। लेकिन इस सबके बीच आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। छोटे कार्यकर्ताओं से लेकर जो बड़े नेता हैं वो पश्चिम बंगाल की जनता को अपने साथ जोड़ने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के कई बड़े नेता ममता बनर्जी की किलेबंदी के लिए लगातार बंगाल जाते रहते हैं। हर महीने अमित शाह का बंगाल दौरा होता है और आज अमित शाह झारग्राम और बांकुड़ा में रैली को संबोधित करेंगे। कल अमित शाह ने खड़गपुर में रोड शो किया था, शक्ति प्रदर्शन किया था। पिछले महीने फरवरी में 18 फरवरी को अमित शाह बंगाल की जीत पक्की करने के लिए दक्षिण 24 परगना में थे और इससे पहले 11 फरवरी को वो कूच बिहार में मौजूद थे। तो लगातार रैलियों का दौर, जनसभाएं, रोड शो। कल खड़गपुर में रोड शो, नए नारे के साथ ए बार भाजपा यानी इस बार बीजेपी। इस सबके बीच 200 प्लस का दावा अमित शाह की तरफ से चुनाव में। गृहमंत्री अमित शाह आज बंगाल में हैं। इसके अलावा वो 19 मार्च को भी पश्चिम बंगाल में रैली करेंगे, जबकि 16 मार्च को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ की भी रैली होगी। इन दोनों नेताओं के अलावा 18, 20 और 21 मार्च को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे और अलग अलग जनसभाओं में लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी 18 मार्च को पुरुलिया में रैली करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी 20 मार्च को पूर्वी मिदनापुर के कांथी चुनावी सभा को भी करेंगे संबोधित। पहले चरण में पूर्वी मिदनापुर की 6 सीटों पर मतदान है, इसमें उत्तर और दक्षिण कांथी भी शामिल है। पहले चरण में पूर्वी मिदनापुर की 6 सीटों पर मतदान है, इसमें उत्तर और दक्षिण कांथी भी शामिल है। बीजेपी ने बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने का वादा करने के साथ ही 200 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है और कल तो अमित शाह ने कहा कि 200 पार। अरुण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, अब जरा तस्वीर दिखाइए। और ये यानी जो स्वतंत्रता सेनानी है, जो स्वतंत्रता सेनानी, उनके सम्मान में एक तरह से ये पूरा कदम, ये पूरा प्रोग्राम, यहाँ से जो यात्रा शुरू होगी कहां तक चलेगी और इस यात्रा के कितने मायने हैं बीजेपी के लिए?
देखिए मैं एक बार फिर तस्वीरें दिखा दूं अमित शाह की रैली के लिए। देखिए अब जो है भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। लगभग 1 घंटे का वक्त कहा जा रहा है कि और लगने वाला है और उसके बाद अमित शाह यहाँ रैली को संबोधित करेंगे और यहाँ से उनको बांकुड़ा जाना है और उसके बाद फिर उनको सीधे असम के चुनाव प्रचार के लिए भी जाना है आज। तो इस बीच इस तय कार्यक्रम के बीच जो बिरसा मुंडा की विरासत की आप बात कर रही हैं, मैं आपको जो रथ दिखा रहा था, इसी रथ के जरिए इस पूरे इलाके में, चूंकि ये आदिवासी इलाका है और बेहद ही नक्सल प्रभावित इलाका ही रहा है। फिलहाल यहाँ पर नक्सली गतिविधियाँ काफ़ी हद तक कम हुई हैं, लेकिन अब भी इसको नक्सली गतिविधियों का प्रमुख केंद्र माना जाता है। जंगल महाल का इलाका आसपास ही है, झारखंड का इलाका आसपास ही है, इसलिए इस पूरे इलाके में जो आदिवासी समुदाय है उनके हक की बात करना, जंगल पर उनके हक की बात करना और जंगली संपदा जो है उस पर उनके अधिकार की बात करना, ये बीजेपी के प्रमुख वादों में से एक रहा है। और उसी जरिए बिरसा मुंडा, जिनको भगवान कहते हैं इस पूरे इलाके में, उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए, उनके सम्मान के लिए रथ यात्रा निकालना ये बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। जैसा कि मैं कह रहा था, संथाल जो समुदाय है वो बहुत ही यहाँ पर आदिवासी समुदाय में प्रभावित करने वाला और बहुत ही महत्वपूर्ण एक समुदाय है। ममता बनर्जी ने उस समुदाय की एक अभिनेत्री को इस इलाके में टिकट देकर संथाल समुदाय को अपने साथ करने की कोशिश की है। बीजेपी उसकी काट ढूंढ रही है और बीजेपी अन्य जो समुदाय हैं उन पर लगातार नजर रखे हुए रणनीति बनाई जा रही है। तो फिर मैं एक बार आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। एक बात पर गौर करिए कि जितने सुरक्षा कर्मी हैं ये, वो इसलिए भी हैं क्योंकि इस पूरे इलाके में सुरक्षा की दृष्टि से खतरा ज़्यादा होता है और इसलिए भारी संख्या में पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं ताकि नक्सल प्रभावित इस इलाके में कहीं कोई गड़बड़ी अमित शाह की जनसभा में न हो। तो आप देखिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, बिना चेकिंग के किसी को अंदर नहीं आने दिया जा रहा। इसीलिए आप देखिए वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आ रहे हैं उनकी लंबी लाइन भी गायत्री यहाँ पर लग चुकी है। ठीक है अरुण लौटेंगे आपके पास। अमित भी हमारे साथ लगातार पुरुलिया, जहाँ पर ममता बनर्जी की रैली होने वाली है, 1 बजे वो रैली होगी और उसकी तैयारी में पूरी। अमित जरा ये बताइए कि यहाँ से ममता बनर्जी का यहाँ पर, क्योंकि आप बता रहे हैं कि ये भी झारखंड से सटा हुआ बिल्कुल इलाका है, यहाँ पर रैली का मतलब क्या है टीएमसी के लिए, और यहाँ अगर रैली की जाती है तो कहाँ तक संदेश देने की कोशिश होगी और कितना प्रभाव पड़ेगा बाकी सीटों पर? जी हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको ये यहाँ की तस्वीरें एक बार दिखा दूं। देखिए ये पूरा पहाड़ी इलाका है और इस इलाके पे पहले लेफ्ट का दबदबा था, ये नक्सली बेल्ट भी है और इसी वजह से हर जगहों पर आज ममता बनर्जी के कार्यक्रम को देखते हुए, जनसभा को देखते हुए, पुरुलिया में 2 जगहों पर जनसभा करने वाली है ममता बनर्जी। पहला यहाँ पर झालदा में और दूसरा बलरामपुर, और इसी वजह से जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहाँ पर डिप्यूट किया गया है। जो लोकल पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो भी इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर। और चूंकि ये क्षेत्र जो है वो झारखंड से सटा हुआ क्षेत्र में, यहाँ तस्वीरें देखिए टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर अब पहुँचना शुरू हुए हैं, क्योंकि इस ग्राउंड को पहले खाली कराया गया था। पूरी तरीके से इस पूरे ग्राउंड को चेक किया गया क्योंकि ये नक्सल प्रभावी इलाका है और फिलहाल कुछ वर्षों से यहाँ पर कोई नक्सल गतिविधियाँ नहीं देखने को मिली है, लेकिन फिर भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सतर्कता बढ़ती जा रही है और इसी वजह से हर एक कोने में आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के साथ साथ लोकल पुलिस के जवान यहाँ पर दिखेंगे। और इसी वजह से अभी तक टीएमसी के कैडर यहाँ पर नहीं पहुँचा, चूंकि ये इलाका जो है ये झारखंड से सटा हुआ है और ये पहले लेफ्ट का यहाँ पर कब्जा था। अब पिछले विधानसभा चुनाव में 7 सीटों पर यहाँ पर टीएमसी ने जीत दर्ज की थी, 2 कांग्रेस के पास है। कांग्रेस का भी एक तरह से यहाँ पर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग होल्ड है और कांग्रेस टक्कर देती है इसी इलाके में टीएमसी को। अब बीजेपी, चूंकि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कई विधानसभा सीटों में लीड लिया था यहाँ पर, तो बीजेपी चाहेगी कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते और तो वहीं टीएमसी भी चाहेगी कि वहाँ यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सीटें। ठीक है अमित, लौट रहे हैं आपके पास। बीजेपी ने बंगाल चुनाव के लिए 63 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट को जारी कर दिया, जिसमें केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो समेत बीजेपी के 4 सांसदों को भी टिकट दिया गया है। बाबुल सुप्रियो को टॉलीगंज सीट, जबकि स्वपन दास गुप्ता को तारकेश्वर से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी को चुनचुरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाया जाएगा। बंगाल चुनाव के तीसरे और चौथे चरण के लिए जारी लिस्ट में बीजेपी सांसद निशित प्रमाणिक को भी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार घोषित किया गया है। इसके अलावा हाल ही में टीएमसी का दामन छोड़ चुके और बीजेपी में आए राजीव बनर्जी और प्रवीर घोषाल को भी उम्मीदवार बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री, सांसद और उसको विधायक का टिकट अगर पार्टी दे तो कुछ तो सोचा होगा आपके बारे में। पार्टी ने जो काम दिया है वो काम सुचारू रूप से करने की कोशिश करूंगा। जहां का मैं 2 बार का सांसद हूं आसनसोल में, वहां पे 7 सीट में 7-0 करना है, वो एक चैलेंज है। उसके साथ साथ
टॉलीगंज में प्रत्यक्ष रूप से मुझे लड़ने का मुझे दायित्व दिया और एक क्या कहूँ, एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। उसमें भी जो मैं फ्लाइंग कलर्स से निकल जाऊँ, यही आशा, उम्मीद और कॉन्फिडेंस ये है। और मैं समझता हूँ कि अगर ये बड़ा चैलेंज है तो जितना बड़ा चैलेंज उतना ज़्यादा मोटिवेशन, जितना अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना ज़्यादा इंस्पिरेशन। सो आई एम कंफर्टेबल विद इट। तो अगर जीत जाएंगे तो मंत्री केंद्र में रहेंगे या यहाँ आ जाएंगे? कुछ तो छोड़ना पड़ेगा आपको। अब इस सवाल का जवाब मैं आपको क्या दूं? ये मैं आपको ज़रूर कह सकता हूं कि मैं ज़रूर जीतूंगा, 100% जीतूंगा, इतना मैं आपको कह देता हूं। उसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना है वो तो पार्टी डिसाइड करेगी। अरुण, फिर से आपके पास आते हुए, क्योंकि झारखंड से सटा इलाका नक्सली प्रभावित और वहीं पुरुलिया में जहां ममता बनर्जी रैली करने वाली हैं वो भी झारखंड से सटा इलाका और नक्सली प्रभावित। ऐसे में नक्सलियों का मुद्दा बीजेपी लगातार उठाती रही है। क्या उस लिहाज से भी यहां पर रैली करना बेहद अहम हो जाता है? क्योंकि कल हमने जब रोड शो में अमित शाह को सुना, उन्होंने कहा भी कि अगर हमारी सरकार बनती तो सीमाओं को सुरक्षित किया जाएगा, और ये है भी बॉर्डर का एरिया। लेकिन निश्चित रूप से बॉर्डर के एरिया में ही नक्सली क्या करते हैं कि एक स्टेट में वारदात को अंजाम देते हैं, उसके बाद धीरे से दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, तो यहाँ की पुलिस के हाथ पैर बंध जाते हैं वहाँ पर। और इसलिए इस पूरे इलाके को सुरक्षित करना, सिक्योर करना एक बड़ी जिम्मेदारी जरूर रहेगी जो भी सत्ता में आता है। क्योंकि गृह मंत्री हैं अमित शाह, और अगर वो ऐसा कहते हैं तो भले ही केंद्र में उनके पास अधिकार हो, लेकिन राज्य में जब तक सरकार नहीं आएगी तब तक वादा पूरा कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि जो पुलिस है वो स्टेट सब्जेक्ट है। इस बीच मैं आपको फिर दिखाऊं तस्वीरें, यहाँ पर देखिए कि जो बिरसा मुंडा सम्मान यात्रा ठीक है, का रथ लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस लिहाज से भी कि जब यहाँ अमित शाह पहुंचेंगे तो देखना होगा कि रैली में क्या कहते हैं, क्योंकि ये यहाँ से नक्सलियों का मुद्दा उठाकर राज्य सरकार को घेरने की उनकी पूरी कोशिश रहेगी। लेकिन आपको ये भी बता दें कि एक तरफ चुनाव की जो तपिश है वो लगातार बढ़ रही है और दूसरी तरफ बंगाल में घोटाले के मामले में सीबीआई का शिकंजा लगातार कस रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी और शिक्षा मंत्री पार्थो चैटर्जी को सीबीआई ने आईकोर ग्रुप ऑफ कंपनी के पॉन्जी स्कैम मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। आज उन्हें कोलकाता के सीबीआई दफ्तर में बुलाया गया है। हालांकि अभी तक साफ नहीं हुआ है कि पार्थो चैटर्जी आज पूछताछ के लिए पेश होंगे या फिर नहीं। आरोप है कि पार्थो चैटर्जी आईकोर कंपनी के कई कार्यक्रमों में शामिल हुए थे और कंपनी से उनके संबंध थे। मामला 300 करोड़ रुपए के घोटाले का रहा है। कंपनी पर आरोप है कि उसने निवेशकों का पैसा दूसरी स्कीम में लगाया और बाद में निवेशकों को पैसा लौटाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 2014 में सीबीआई ने इस मामले को अपने हाथ में लिया था और कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया था। पहले इस मामले की जांच पश्चिम बंगाल पुलिस कर रही थी। कोयला घोटाला मामले में सीबीआई ने आज अंकुश अरोड़ा और पवन अरोड़ा को पूछताछ के लिए तलब किया। अंकुश अरोड़ा ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर के पति और पवन अरोड़ा ससुर हैं। पिछले दिनों इस मामले में सीबीआई ने मेनका से पूछताछ की थी, जिसके बाद इन दोनों का नाम सामने आया था। हालांकि अभी तक दोनों की तरफ से सीबीआई को ये नहीं बताया गया है कि वो पूछताछ के लिए पेश होंगे या फिर नहीं। इससे पहले सीबीआई ने इस मामले में अभिषेक की साली मेनका गंभीर और रुजिरा बनर्जी से पूछताछ की थी। कोयला कांड का मुख्य आरोपी अनूप मांझी उर्फ लाला पर पहले ही सीबीआई शिकंजा कस चुकी है। उसके सहयोगी विनय सिंह को सीबीआई भगोड़ा भी घोषित कर चुकी है। लाला और विनय पर कोयले की अवैध तस्करी करने का आरोप है और इस तस्करी के पैसों को फर्जी शेल कंपनियों के जरिए थाईलैंड और लंदन के कई बैंक अकाउंट्स में पैसे भेजे जाने का आरोप है, जो कथित तौर पर रुजिरा बनर्जी और मेनका गंभीर के बताए जा रहे हैं। तो बंगाल का कोयला कांड और इस सब के बीच सीबीआई का शिकंजा लगातार कसता हुआ अभिषेक बनर्जी की पत्नी से पूछताछ हुई है, रुजिरा से पूछताछ हुई है, तो वहीं अभिषेक बनर्जी की साली मेनका से पूछताछ हुई और जो खुलासा, जो जानकारी हाथ लगी उसके आधार पर अभिषेक बनर्जी की साली के ससुर और पति दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। तो वहीं पार्थो चैटर्जी को भी तलब किया गया है। आशिका हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशिका, अब कोई अपडेट मिल पा रहा है इस मामले में?
देखिए फिलहाल तो चाहे फिर दोनों जो पिता पुत्र हैं मेनका गंभीर के पति और उनके ससुर दोनों यहाँ नहीं पहुंचे हैं अभी तक पूछताछ के लिए। 11 बजे का समय उन्हें दिया गया था। हालांकि सीबीआई की टीम अब भी इंतजार कर रही है। कई सवाल हैं, कई बैंक अकाउंट से जुड़ी जानकारी जो कि मेनका गंभीर से सवाल पूछे गए थे, संतोषजनक जवाब नहीं मिले थे और उस समय उन्होंने कहा था कि संभव है कि मेरे पति और ससुर को इस बारे में जानकारी हो। तो इसी मामले में आज सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन अभी तक यहाँ पर निजाम पैलेस में दोनों नहीं पहुंचे हैं। जी चलिए, नजर बना के रखिएगा आशिका, लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। न्यूज 18 और बायजूस की पहल यंग जीनियस एक ऐसा मंच है जो भविष्य के हुनरमंदों को अपना हुनर दिखाने का मौका देता है। बायजूस यंग जीनियस के 9वें एपिसोड में हमने 14 साल के तबला वादक तृप्तराज पंड्या और 12 साल के स्केटिंग चैंपियन तिलक केसाम का जलवा देखा। देखते हैं उस एपिसोड की एक झलक। मैं हूं आनंद नरसिम्हन, इस रोमांचक सफर में आपका होस्ट, दोस्त और सूत्रधार। और आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं एक ऐसे ही यंग जीनियस से जिसे देखते ही आप कहेंगे वाह छोटे उस्ताद वाह। आप कितने साल से तबला बजा रहे हैं? कितना साल हो गया? अब तक मुझे तबला सीख के 10 साल हो गया। जब मैं 3 साल का था तभी मैंने मेरे गुरु से तालीम ली थी। जब आप अपनी जिंदगी में इतनी जल्दी इतने डिसिप्लिन के साथ चलते हैं और इस एज में जब हमें पता ही नहीं था कि लाइफ में करना क्या है और ये इतनी चीज़ें हासिल कर चुके हैं, तो हमें लगता है कि वापस शायद उस बचपन के दिनों में जाना चाहिए। इनके पास लिम्बो स्केटिंग का रिकॉर्ड है जहां इन्होंने कितना 145 मीटर्स 145 मीटर्स तक स्प्लिट करके इन्होंने फ्लैट लेट के स्केटिंग किया। कितने साल की उम्र में? 7 years। पर आई थिंक किसी ने आपका रिकॉर्ड तोड़ दिया ना? Yes sir, I beated my own record। वाह। कोई भी चीज अगर मेहनत करते हैं तो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि जो यंग जीनियस है कम उम्र में उसका हुनर को पहचान करके उसको आगे ले जाना हमारे लिए बहुत जरूरी है।